देखिए हम लोग लास्ट टॉपिक कर रहे हैं आज इस चैप्टर का। और इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको समझना है, काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अभी तक की सारी मशीनरी जो है इसकी वो समझ रखी है आप लोगों ने, ठीक है। कल तक की क्लास में मैंने इसकी टोटल जो भी मशीनरी थी वो आपको ऑलरेडी समझा रखा है। आज की क्लास में हम लोग को क्या करना है, सिर्फ इसके फैक्टर्स की पढ़ाई करनी है। ऐसे ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जो फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, अफेक्ट करने का काम करता है। एक नॉर्मल सा रफ वर्क करके मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है, बहुत बेसिक टॉपिक भी आप समझ सकते हैं इसको। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर आप सॉइल लेवल के ऊपर, ठीक है, प्लांट के शूट्स को देखना स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्या है यहाँ पे, एक पर्टिकुलर प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट को जो चीजें चाहिए खुद को बेटर सरवाइव करने के लिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आप ही की बुक में एक चैप्टर है, हालांकि अभी रिड्यूस्ड है आपके सिलेबस में, उस चैप्टर को रिमूव किया जा चुका है, मिनरल न्यूट्रिशन का जो पोर्शन है, ठीक है। उसमें आपको ईच एंड एवरी जो भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ते हैं, उसमें से कौन कौन सा प्लांट चाहता है, क्या क्या चीजें प्लांट को चाहिए उसको खुद को बेटर ग्रो और सरवाइव कराने के लिए, ठीक है। उन सारी चीजों की हमें पढ़ाई करनी है। लेकिन ये चैप्टर हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे लास्ट में बता रहा है वैसे फैक्टर्स का नाम बताइए जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब आप सोलर रेडिएशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सोलर रेडिएशन की बात करते हैं, तो इसके लिए एक टॉपिक यहाँ पे निकल के आता है। क्या, पहले आप लोग लाइट पढ़ते थे, बचपन में क्या पढ़ते थे, लाइट पढ़ते थे, ठीक है। उसको अब यहाँ पे क्या लिखा जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या मतलब है इसका, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। और अगर इसको अच्छा समझना है तो इसकी इंटेंसिटी को जब हम लोग समझने का काम करते हैं तो इसकी जो इंटेंसिटी है, सबसे बढ़िया तरीका है, ऐसे समझिए, अगर आप दो सीजन्स की बात करते हैं, एक हम लोग देखते हैं विंटर सीजन में और दूसरा हम लोग देखते हैं समर सीजन में, ठीक है। विंटर सीजन में जैसे एक बार मेरे से पूछा था किसी बच्चे ने कि मैम इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, तो मैंने समझाने के लिए वहां पे भी यही एग्जांपल दिया था, अभी भी मैं यही एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, कि विंटर सीजन के टाइम में इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, वो लो होगा, और समर सीजन में क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो हाई होगा, ठीक है। और इसके बेसिस पे एक और क्लासिफिकेशन आपको आगे जाके पढ़ना है, जो आप लोग को क्या करना है, आगे जाके देखना है, दैट इज, उसके बेसिस पे हम लोग लिखते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिसको चाहिए फॉर लेस ड्यूरेशन, ठीक है, फॉर लेस ड्यूरेशन। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, लिखते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, और जो हाई इंटेंसिटी में खुद को इजिली सर्वाइव कर सकते हैं, दैट आर लॉन्ग डे प्लांट्स। अब कई बार ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इसके एग्जांपल्स हम कैसे याद रखें, तो कई चीजें ऐसी है खाने पीने की, जैसे मैंगो है, लीची है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको सिर्फ गर्मियों के सीजन में ही मिलता है, ठीक है, ठंड में आपको नहीं मिलता। क्या रीजन है,
कि किसी भी आम के पेड़ में मंजर जो है वो आपको ठंड के सीजन में नहीं देखने को मिलता, बिकॉज उसका फ्लावरिंग जो है उसको चाहिए हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर मोर ड्यूरेशन, उसको ज्यादा टाइम तक चाहिए। अच्छा खासा 3.5 से 4 घंटे का गैप हो जाता है डे के ड्यूरेशन में, गर्मी में और ठंड में होता है ना। ठंड के टाइम में 5:30 हुई अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। अभी 7:30 के लमसम तक आप देखेंगे, जैसे जैसे और गर्मी बढ़ती जाएगी, हालांकि अभी भी है ही अच्छी खासी, तो आप देखेंगे कि मॉर्निंग के टाइम से लेके और पूरे फुल इवनिंग के टाइम तक जब हम उस ड्यूरेशन को काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो 3.5 से 4 घंटे का गैप आता है। यानी कि जो समर में सर्वाइव करने वाले जो प्लांट्स हैं उनको विंटर प्लांट्स के कॉम्परेटिवली 3.5 से 4 घंटे तक ज्यादा लाइट मिल रहा है, प्लस मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी मिल रही है इनको। इनको क्या मिल रहा है? मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो अगर आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आए कि नहीं ठीक है चलता है, हम ऐसा करते हैं इसको हटा देते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, तो हमेशा आप इस एग्जाम्पल को जैसे ही याद रखेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट डे प्लांट्स का, तो आपको यहाँ पे बात समझ आ जाएगी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, बेसिक चीजें बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे ये किसकी बात रही? ये बात रही लाइट की। किसकी बात है? ये लाइट की बात है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते थे छोटी क्लासेस में जब आप पढ़ाई करते थे तो आपको सॉइल पढ़ाया गया था, याद है सबको? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम जो भी आप काम कर रहे हैं, किसके बारे में? जाइलम फ्लोएम के बारे में। ठीक है, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, जिसको फूड बोलते थे बचपन में। ठीक है, कहाँ से लेके जा रहा है? सॉइल से लेके जा रहा है। किससे लेके जा रहा है? ये सॉइल से लेके जा रहा है, सॉइल से लेके जा रहा है, सॉइल से इसको प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, आज के डे में क्या है, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो गया। नॉर्मल कंडीशन के लिए नहीं, ऐसा नहीं है कि इतनी ज्यादा सबके पास टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल है कि जिसकी मर्जी वही क्या करा ले। एक टेक्निक का नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, एक मैं फोटो लगा देती हूँ, आपको यहाँ पे बात समझ आ जाएगी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, साथ के साथ नोट करते जाइएगा। कई बार आपने देखा है कि बीच में ये अपने आप अचानक से स्किप हो जाता है कुछ टेक्निकल एरर की वजह से, तो आपको इसको साथ के साथ नोट करते जाना है। ठीक है, और हाइड्रोपोनिक्स के रिगार्डिंग मैं एक फोटो आपको शो कर देती हूँ। पहले मैं बोलूँ अगर कि हाइड्रोपोनिक्स है क्या, तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लांट्स को हम बिना सॉइल के भी ग्रो करा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई बिना सॉइल के हम कैसे ग्रो कराएंगे इसको? तो बिना सॉइल के ऐसे ग्रो होता है कि आपको क्या करना है, उसको वो सारे मिनरल्स प्रोवाइड करने हैं जो प्लांट्स को चाहिए, चाहे आप जैसे उसको प्रोवाइड कराइए, उससे कोई मर्जी नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये रहा हाइड्रोपोनिक्स। किसी को भी देख के आप यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फोटोज हैं, मैं कोई सा भी एक लगा देती हूँ जो ऐसा लगे कि आप इजिली उसको देख के समझ सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे फिट करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि डायग्राम देख के बहुत सारी चीजें हम खुद ही समझ जाते हैं। जैसे कैसे कॉमिक्स की बुक आती है कई बार छोटे बच्चों की, काफी चीजें उसमें लिखी नहीं होती है बट आप देख के समझ जाते हैं। तो इस डायग्राम की खासियत ये है कि अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको देख के आप समझ सकते हैं। ये मास्टर पीस है ये डायग्राम अपने आप में आपको हाइड्रोपोनिक्स समझाने के लिए। ठीक है, तो इससे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलता है? हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स is the specific
is the specific technique, specific, आप ही की किताब का है, ऐसा नहीं मैं अनदर प्लैनेट से कोई टॉपिक उठा के करा रही हूँ, सब आपकी किताब का है, मिनरल न्यूट्रिशन वगैरह में सब कुछ पढ़ाया गया है। हाइड्रोपोनिक्स इज द स्पेसिफिक टेक्निक टू ग्रो प्लांट्स by providing them all essential nutrients in vitro, मतलब आर्टिफिशियल होता है, in vitro कंडीशन, और इन विट्रो कंडीशन को दूसरी भाषा में लिखा जा सकता है लैब कंडीशंस। शॉर्ट में यही बोला जा सकता है। आप देखिए, इधर देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, क्या प्लांट्स आर्टिफिशियल लाइट में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इधर देखिए क्या है, ये क्या बना हुआ है यहाँ पे इतने सारे बल्ब बना के रखे हुए हैं। भाई आप इन विट्रो कंडीशन इसको प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट मीन्स कि आर्टिफिशियली आप इसको कैपेबल बना रहे हैं कि ये क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके। तो यहाँ आपने जो इतना सारा सिस्टम जनरेट करके रखा हुआ है टू प्रोवाइड लाइट, और यहाँ पे अब इतने सारे, ऐसा भी नहीं कि एक आपने दे दिया और उसे काम चल जाए, बिकॉज अभी अभी जस्ट मैंने प्रीवियस पेज पे आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू भी समझाई है, किस प्लांट को किस इंटेंसिटी में लाइट चाहिए, कैसे ग्रो करना है, क्या करना नहीं करना है, ये सारी चीजें सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पे देख के आपको समझ आ रही है। ठीक है, अब एक चीज और है, ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। व्हाट इज दिस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन? यहाँ पे एक सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, ठीक है, जैसे घर में जो पानी को सप्लाई करने के लिए लगा रहता है ना, वैसा एक सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या करता है कि आप जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बना के यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, उसको ये क्या कर रहा है, ये ले जाके आपको इस सिस्टम में प्रोवाइड कर रहा है। ये देखिए इधर दे रहा है ये, और इस प्लांट के जो रूट्स यहाँ पे हैंगिंग कंडीशन में है, ये है ना, इसका रूट जो है, इसको फिक्स रखने के लिए कॉर्क लाइक कोई स्ट्रक्चर होता है, उसमें इसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, इसके रूट्स जो है वो डूबे हुए, आपको ध्यान ये देना है, ये प्लांट जो है जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं गार्डन में, गमले में, खेत में, कहीं पे भी देखते हैं, जैसे नॉर्मल हम लोग देखते हैं कि प्लांट जो है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, वैसा नहीं है। सिर्फ इसके जो रूट्स हैं ये डिप हैं इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के मीडियम के अंदर। इस चीज को आपको नोटिस करना है। तो ये क्या किया जा रहा है, व्हाट इज दिस, हाइड्रोपोनिक्स। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ यही खींच रहा है यहाँ से। अभी अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये सॉइल से सब कुछ ले रहा था। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को पहले एनालाइज किया गया, होता कैसे है, कैसे होता है, कैसे ये लेता है। तो पता चला अच्छा इसके जो रूट्स हैं यही सॉइल के अंदर से उसको खींच के और सप्लाई करने का काम करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई किया गया। ठीक है, और ऊपर में इनको ग्रोइंग मीडियम भी दिया जाता है। ये क्या है, ग्रोइंग मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, और ये फिर फटाफट यहाँ पे ग्रो करते हैं। और दूसरी बात ये है, अगर ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम बोलने का मतलब यहाँ पे ये जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, ये ऐसा नहीं कि कोई स्टैग्नेंट वाटर है, ठहरा हुआ पानी है, नहीं। ये क्या है, अगर इधर से जा रहा है, एक चीज आप नोटिस कीजिए, अगर यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से फिर वापस इसमें गिर भी रहा है। और एक चीज इस डायग्राम में नहीं लिखा है, इसमें वापस से सारे प्लांट जब लेगा जिस न्यूट्रिएंट का उसने इस्तेमाल कर लिया, तो वापस तो उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे 9th क्लास में जब आप पढ़ते थे
इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ऐसे करके चैप्टर था लास्ट में आपका, ठीक है। वहां पे आपने पढ़ा था ना कि भाई अगर आप एक ही प्लांट को लगातार एक ही सॉइल में ग्रो किए जा रहे हैं कई सालों से, वहां पे सॉइल में अवेलेबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है सॉइल की, पढ़ा था आपने। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे ये जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐड किया जाता है टाइम टू टाइम। क्या किया जाता है? न्यूट्रिएंट्स को इसमें ऐड किया जाता है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर, और ये पूरा साइकिल हमेशा चलता रहता है। और इस तरीके से क्या किया जाता है, इनको फिर ग्रो किया जाता है, ठीक है। साथ के साथ आप लोग लिख लेंगे और एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लेंगे उसको समझने के। उस सॉल्यूशन का जो मीडियम है ना, जिसको आप वाटर बोल रहे हैं, ठीक है, वो वही रहता है, और उसमें ऐड करके बार बार उसका जो सर्कुलेशन हो रहा है उसी में उसका प्यूरिफिकेशन भी करा दिया जाता है। बाकी सारी चीजें वैसी ही रहती है, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने। लास्ट का एक टॉपिक है जो कि अभी तक मैंने आपको समझाया है काफी हद तक। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको आपकी बुक से करा के खत्म करती हूँ। देखिए वही सारी चीजें हैं, वही सारी चीजें हैं, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो डिफरेंट हो, आपको समझने में दिक्कत हो। बहुत ध्यान से सुनना है, फटाफट सुनते जाना है। पहले मैं देख लूँ वहां पे कौन सा, हाँ इस पेज को हटा देती हूँ, तो कुछ रिटर्न वर्क किसी पे आ जाएगा। देखिए इस पैरा को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको पढ़ाई कराई जा रही है वैसे सारे फैक्टर्स के बारे में जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। इस टॉपिक को कराने के पहले ही ऑलरेडी अभी अभी मैंने आपको समरी दे रखा है, क्या पढ़ना है क्या करना है नहीं करना है, फटाफट सुनते जाइए। ये आपको ऑलरेडी पता है, कोई नई चीज आप नहीं पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप न्यू इस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीजें एज इट इज है, एज यूजुअल है, ठीक है। तो इसको जब आप ध्यान से देखना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को पता है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स है उसको फोटोसिंथेसिस करना जरूरी है खुद को सरवाइव कराने के लिए, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप क्या नहीं करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्लांट को प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उसकी यील्डिंग पे फर्क पड़ेगा, जितनी पैदावार उसको करनी चाहिए वो नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस किया जाता है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, इंटरनली भी और externally भी। The process of photosynthesis, the process of photosynthesis is influenced by various factors including internal and external factors, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई इंटरनल फैक्टर क्या होगा। ऑब्वियस है आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा जब हम लोग इसके इंटरनल फैक्टर्स की बात करेंगे, इंटरनल फैक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स में आपको सारे फाइटो हार्मोन्स की पढ़ाई करनी है। फाइटो हार्मोन्स का मतलब है प्लांट हार्मोन्स। फाइटो मीन्स प्लांट होता है, फाइटो मीन्स क्या होता है, प्लांट होता है, प्लांट हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स मतलब प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। आप बोलेंगे हमें समझ नहीं आ रहा, अभी तुरंत समझ आ जाएगा। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था बहुत सारे फाइटो हार्मोन्स सच एज ऑक्सिन,
साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिन्स और एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट में मैंने लिख दिया ABA बोला जाता है उसको, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है यहाँ पे, ABA हम लोग उसको डिनोट करते हैं, जैसे कैसे आप कार्बन को C लिखते हैं केमिस्ट्री में, तो वैसा ही डिनोशन एब्सिसिक एसिड ABA बोलते हैं। ये इंटरनल फैक्टर्स है, आप कितना भी उसको सनलाइट प्रोवाइड कीजिए, आप उसको अच्छा न्यूट्रिएंट दे दीजिए, कुछ भी, लेकिन अगर हार्मोन की गड़बड़ी है, प्लांट बेचारा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक चीज रह रही थी जो मैंने आपको अभी भी समझा दिया कि विदाउट फाइटोहॉर्मोन्स, दैट इज इंटरनल फैक्टर्स और इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी बोला जाता है इनको, इंटरनल फैक्टर्स और इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ये भी जरूरी है, बिना इसके आप नहीं करा सकते प्लांट के ग्रोथ को। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब बहुत सारी चीजें और भी आपको आगे जाके बताई जा रही हैं। प्लांट के फैक्टर कौन कौन से हैं, साइज है, एज है, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स है, मेसोफिल सेल्स है, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। जब मैं आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ा रही थी, जब मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा रही थी, तो वहां पे मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट में मैं लिखूंगी, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, वहां पे मैंने आपको एक बात सिखाई थी, क्या, नंबर ऑफ chloroplast, number of chloroplast is directly proportional to the rate of photosynthesis, directly proportional to the rate of photosynthesis। ये फोटोसिंथेसिस का रेट कितना होगा, क्लोरोप्लास्ट का नंबर कम कीजिए, फोटोसिंथेसिस कम होगा, क्लोरोप्लास्ट का नंबर आपको बढ़ाना है, फोटोसिंथेसिस का रेट यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, the plant or internal factors are dependent on the genetic predisposition and the growth of the plant। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको इंटरनल फैक्टर्स लिखे हैं, क्या लिखे हैं, इंटरनल फैक्टर्स लिखे हैं, तो एक यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली हम लोग हायर प्लांट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे प्लांट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, हायर प्लांट्स की पढ़ाई कर रहे हैं। हायर प्लांट्स का मतलब, अगर आपको एल्गी वगैरह की पढ़ाई करनी है तो उसके लिए तो है ही प्लांट किंगडम, चैप्टर 3 ने आपको सिखाया ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक गारंटी प्रोवाइड करता है। अगर यहाँ पे मेल गेमेट है, अगर यहाँ पे फीमेल गेमेट है, अगर इसके पास 100% फीचर्स इसके रिजर्व है, अगर इसके पास 100% फीचर्स इसके रिजर्व है, तो इस बात की गारंटी है कि जब यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, उस लाइन का क्या मतलब है ये समझाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, तो 50% इसमें से जो क्रोमोसोम है वो कौन लेके जाएगा, गैमेट लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, गैमेट लेके जाएगा। यहाँ भी जो 50% क्रोमोसोम्स हैं वो कौन लेके जाएगा, गैमेट लेके जाएगा। और इसी गैमेट के फ्यूजन के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे जाइगोट फॉर्म होता है, और इस जाइगोट में हम इस बात की श्योरिटी देते हैं कि ये 100% फीचर रिजर्व कर रहा है। लेकिन उसमें भी एक और बात हिडन ये है कि ये जो 100% लेके जा रहा है, इसमें से 50% ये इधर से ला रहा है और 50% ये इधर से ला रहा है। राइट, 50% क्या कर रहा है, ये इधर से ला रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, 50% जो ये जाइगोट लेके जा रहा है यहाँ पे, इसी के लिए इसने एक बात लिखी है, अगर ये कोई प्लांट है, अगर ये जाइगोट आगे जाके किस में डेवलप होता है, प्लांट में डेवलप होता है। किस में डेवलप होता है, प्लांट में डेवलप होता है। तो इसकी क्वालिटी हो, चाहे इसका डिजीज रेसिस्टेंस पावर हो, चाहे इसका कोई अदर कोई सा भी फैक्टर हो ग्रो करने का, ठीक है, उसमें ये गारंटी देता है कि मेरे पास जितनी क्वालिटीज और फीचर है, I have received from my parent, ये भी बोलता है, और I have received from my parent, इधर से भी इसने किधर से रिसीव किया है, पेरेंट से, और उधर से भी किधर से रिसीव किया है, पेरेंट से। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे आपको लिख रही हूँ, एक और पॉइंट यहाँ पे आपको दिया गया है, दैट इज द जेनेटिक
makeup of plants is determined by its parental plants, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। एक वर्ड था यहाँ पे जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, उसके लिए मैंने आपको इतनी एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। बात समझ आई, आसान कर दिया मैंने। एक्सटर्नल फैक्टर्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर तो बच्चे को रटा हुआ है, जाके किसी भी छोटे छठी सातवीं आठवीं के किसी भी बच्चे से पूछिए, बता देगा आपको। प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना है। पहले आप छोटी क्लासेस में CO2 लिखते थे, बट CO2 आप दे ही नहीं रहे उसको, बहुत कम दे रहे हैं, तब भी नहीं करेगा बेचारा। तो CO2 कंसंट्रेशन भी यहाँ पे बहुत मायने रखता है, वाटर भी बहुत मायने रखता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे किसकी बात करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके पास आते हैं which are, यहाँ पे फटाफट लिखते जाइए। सनलाइट पता है आपको, टेम्परेचर, CO2 concentration, एंड वाटर। यही तो पढ़ा है आपने बचपन से, वही लिख दिया मैंने यहाँ पे, एंड वाटर। ये नेसेसरी है, इसके बिना नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरा में छोटा सा है, नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को प्रपोज करने का काम किया था 1905 में। डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, क्या है वो मैं समझा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हु प्रपोज्ड लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे आपको ब्लैकमैन का नाम याद रखना। अब एक चीज देखिए, मान लीजिए कि बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है, विला है, अपार्टमेंट है, कुछ भी है, उसमें नंबर ऑफ फैमिलीज 100 रह रहा है, लेकिन आपने उस गेट के सामने क्या किया, एक गार्ड को रखा हुआ है, ठीक है। कम सैलरीज पे गार्ड्स रहते हैं, पता है आपको, मेहनत बहुत होती है उनकी, 24 आवर उनको अटेंटिव रहना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी पर्सन जो है वो ध्यान नहीं देगा उस पर, उस गार्ड पे, बोलेगा अच्छा ठीक है तो है तो है। लेकिन जैसे ही वो 1 से 5 मिनट आंख पलक झपकता है, तो आप देखते हैं कि कोई क्राइम हो जाता है। क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखा होगा आपने, अक्सर बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स में आपने देखा होगा, जब पुलिस पकड़ती है तो कहते हैं कि हम बहुत दिन से बैठ के देख रहे थे कि वो किस टाइम में बाहर जाता है, खाने जाता है या किसी और काम। मान लीजिए एक ही गार्ड है, ऑल्टरनेटिव नहीं है वहां पे। अब तो मोस्टली क्या किया गया है, ऑल्टरनेशन में 2 रखा गया है कि भाई एक जाएगा तो दूसरा रहेगा, दूसरा जाएगा तो पहला रहेगा, ठीक। बट एक की बात वहां पे की जा रही है। तो पूरे सारे फैक्टर्स में से उसको सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है। क्या माना जाता है? कमजोर कड़ी। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बेचारा IAS बन जाएगा, या फिर हम बोले कि कोई ऊंचा पोस्ट मिल जाए, बट इम्पोर्टेंट है। क्या है वो? इम्पोर्टेंट है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में, बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों बोलते हैं? डे 1 मैंने आपको आधा घंटा समझाया इसके ऊपर, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर जो है, जब किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को रेगुलेट कराने का काम करते हैं, उसमें से कोई एक ऐसी कमजोर कड़ी होती है जिसको आपको लगता है कि बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, लेकिन आप जब उसको वहां से खिसकाते हैं ना, उसको जब आप वहां से रिमूव करते हैं, उस पूरा जो प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस वहां पे डिस्टर्ब हो जाता है। क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। इसको हम लोग लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। समझ आया? मैंने इस वजह से आपको एक एग्जांपल दिया गार्ड वाला। आपको ऐसे नॉर्मल सी बात लग रही है, छोटी सी बात लग रही है, बट आप उसको वहां से हटा के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कोई भी एरा गरा कोई भी अपार्टमेंट में चला गया,
कहीं पे भी चोरी हो सकती है, कहीं भी कोई क्राइम हो सकता है, तो वहां पे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, दैट इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, ये किसने प्रपोज किया था? ब्लैकमैन साहब ने इसको प्रपोज करने का काम किया था। आप लोग उसका नाम जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैं नहीं लिख रही, ठीक है, आपको फटाफट मैं समझाती जाती हूँ। वैसे तो कोई खास मैंने लिखा नहीं है, इधर 2-3 दिन से वो बीच में गायब हो जा रहा था, तो थोड़ा मेरा भी मूड ऑफ हो गया। इतनी मेहनत करो और फिर वो शंट हो जाता है, गायब हो जाता है अपने आप से। समझा देती हूँ मैं आपको फटाफट, बिकॉज ऐसा भी नहीं कि बहुत कम है, समझाने को अभी भी बहुत कुछ है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? समझ आया? ये हर बच्चे को पता है कि जब कभी भी आप ऐसा कोई ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं, इट्स एक्स एक्सिस एंड इट्स वाई एक्सिस। इस ग्राफ में आपको ये एक्स एक्सिस जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की तरफ इशारा कर रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप जैसे 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 बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे किसके ऊपर फर्क पड़ रहा है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर फर्क पड़ रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां से आगे जाने के बाद बोलता है भाई अब तुम बढ़ो घटो, मतलब घटो नहीं, तुम कितना भी अब आगे बढ़ो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये लाइट है, कह रहा है वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी। लाइट की क्वालिटी कैसी है और लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, and the duration of exposure to light. While discussing light as a factor that affects photosynthesis, there is a linear relationship between incident light and carbon dioxide fixation rates at low light intensity. अच्छा, एक चीज देखिए, ये जो बोल रहा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट, ये फोटोसिंथेसिस का इनडायरेक्ट लैंग्वेज है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन को यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर हम इसको शॉर्टकट में लिखें तो इसका शॉर्टकट में बोलने का ये मतलब है, दूसरी भाषा में ऐसे लिखा जा सकता है कि इंसिडेंट लाइट is directly proportional to CO2 fixation rate, CO2 fixation rate। वही बात है, क्या मतलब है इसका? व्हाट इज दिस? कुछ नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस है। क्या है ये? व्हाट इज दिस? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ये क्या है? फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, at higher light intensities gradually the rate doesn't show further increase। ये देखिए, आप बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि इसके आगे आप लाख बढ़ाइए, बोलेगा भाई मुझे जितना चाहिए था मैंने ले लिया। आप खाना खा रहे हैं, अगर आपने ओवर ईटिंग कर लिया जबरदस्ती, उसके बाद कोई आपको गुलाब जामुन भी रख के दे रहा, आप बोलेंगे हम नहीं खाएंगे भाई, मैं हमारा पेट भरा हुआ है। तो इस प्लांट बेचारे की जितनी कैपेबिलिटी थी, इसकी जितनी कुव्वत थी, उतना ये ले चुका है, अब क्यों लेगा ये? ठीक है, तो आगे जाके इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ग्राफ से आपको समझना है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा यहाँ पे और नीचे इसके ऑप्शंस बनाए जाएंगे। ठीक है, अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। ठीक है, ये फिगर के बारे में, ग्राफ के बारे में आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। What is interesting to note is that light saturation occurs at 10% of the full sunlight। ये आपको अभी तुरंत 12th में जब आप एंटर करेंगे इकोलॉजी में, पूरा ये ड्रामा आपको पढ़ना है, क्योंकि हम लोग वहां पे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे। पूरी धरती पे जितना लाइट इंसिडेंट फॉर्म में आता है, ठीक है, तो उस पूरे फुल सनलाइट का 10% जो है, यही प्लांट्स क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये डेटा हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। हेंस एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और फॉरेस्ट। हाँ बोलिए मैम, ये फिर से बताया नहीं हो।
linear relationship between incident light and CO2 fixation rate of low light intensity. इसमें कुछ नहीं है। इंसिडेंट लाइट का मतलब जितना सोलर रेडिएशन हम लोग की धरती पे आ रहा है उतना ही फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन अगर आप उसके ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से ज्यादा या ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा उसको देने की कोशिश करेंगे तब वो अपने रेट को मेंटेन करा के लेके चला जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात बोली है मैंने, आगे कुछ भी नहीं है, वही चीज है। और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट का मतलब है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यही बात मैंने बोली है। ठीक है, hence except for plants in shade or in dense forest light is rarely a limiting factor in nature। बेचारों को मिल ही रहा है फ्री फंड में, मैंने क्या बोला है, कह रहा है कि लाइट रेयरली ही ऐसा है जो लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर होगा। ये बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते मैडम क्यों लिख दिया ऐसा, लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। लिमिटिंग फैक्टर के अंदर एक चीज है जो बच्चे पकड़ नहीं पाते, जो कैच नहीं कर पाते। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब है वो फैक्टर उतना स्ट्रॉन्गर नहीं है कि आपको ढूंढने के लिए दिया लेके कहीं जाना पड़े। सनलाइट है तो है, प्लांट्स को मिल रहा है, बहुत इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको हम लिमिटिंग फैक्टर तो हम उसके लिए यूज करेंगे ना, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे जहां पे हम देख रहे हैं कि उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है, कम है। आगे जाके हम लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मोस्टली जो है वो आपको क्या समझाया जा रहा है, एक पर्टिकुलर सैचुरेशन के बाद, यहाँ के बाद लाइट कितना भी बढ़े फिर प्लांट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और ये आपको क्या कर रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ही दिखाने का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ये नहीं करूंगी जो कॉपी पेस्ट का काम है, अब मैं आगे बढ़ के फटाफट समझाती जाती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन देख लीजिए, देखिए ये आपको ऑलरेडी पता है। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को जब आप लोग देखना स्टार्ट करते हैं, अगर आपके घर के गमले में कोई प्लांट लगा हुआ है, उस बेचारे को जितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उससे आप कम दीजिए, उसको काम करेगा? वो नहीं काम करेगा। ठीक वैसा ही अगर आप बोले हमें समझ नहीं आ रहा, तो आपको जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन आपको नहीं दिया जाए, आप ऊपर चले जाइए। एरोप्लेन जैसे 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 ऊपर चलता चला जाता है, या फिर आप किसी हिली एरियाज में बहुत ज्यादा हाइट पे जाइए, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से आप क्या करते हैं, डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वैसा ही ये प्लांट बेचारा भी है, इसको भी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पहले नहीं लिखा था, अब लिखा है यहाँ पे। अब लिखा है क्योंकि छोटे बच्चे इसको समझने में केपेबल नहीं होते हैं, बट आप केपेबल हैं कि जितना अमाउंट चाहिए उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, ये डेटा आपको ऑलरेडी पता है, ये 0.03 से 0.04% है। अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन का रेट, इसका मतलब ही फोटोसिंथेसिस होता है फॉर प्लांट्स। और कौन करता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन? हम लोग तो करते नहीं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट का मतलब है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बियॉन्ड दिस द लेवल्स कैन बी बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड्स। बहुत ज्यादा CO2 बढ़ाइएगा तो डैमेज होगा, फिर क्या होगा, वहां पे डैमेज होगा, वो डैमेज को डिनोट करेगा। आगे देखिए, तभी ये चैप्टर पहले आपको बताता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। C3 प्लांट जो नॉर्मल सारे प्लांट है दुनिया में, सबके अंदर क्या होगा, एक कैपेबिलिटी होती है अपना रेगुलेशन करने की। नॉर्मल जो प्लांट्स हैं दैट आर C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स ऑलवेज सर्वाइव इन ड्राई कंडीशंस। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा है ये CO2 कंसंट्रेशन पे अलग अलग तरीके से अपने आप को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड कराने का काम करते हैं। हाई लाइट intensities both C3 and C4 plants show increase in the rates of photosynthesis but up to a optimum limit। ये भी आएगा यहाँ पे। What is important to note is that the C4 plant shows saturation at about 360 माइक्रो पर लीटर। ठीक है, ये जो डेटा है ये सारा आपको डायरेक्ट नीट में पूछा जाता है। While C3 responds to increased carbon dioxide concentration and saturation is seen only beyond 450। अब देखिए ये C4 प्लांट का है, ये किसका है, C4 का। बच्चे इसको उल्टा याद रखते हैं, C4 वाले का 360 है, C4 वाले का कितना है, 360 है यहाँ पे, और C3 वाले का 450 है। बच्चे उल्टा याद कर लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसको C4 में याद कर लेते हैं, इसको C3 में याद करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको।
ये किसका है? C4 का है और ये किसका है? C3 का है. The fact that C3 plants respond to higher carbon dioxide concentration by increased rates of photosynthesis leading to higher productivity. ठीक है, has been used for some greenhouse crops such as tomatoes and bell pepper. They are allowed to grow in carbon dioxide enriched atmosphere that leads to higher yields. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर पे आइए, एक बार देख लूं मैं और कितना. अच्छा बस यही तो ना. चलिए टेम्परेचर और वाटर देखना है हम लोग को. अब देखिए, जब हम लोग टेम्परेचर और टेम्परेचर, ये तो बच्चा बच्चा जानता है. डार्क रिएक्शन इज नोन एज डार्क रिएक्शन बट ऑल द बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट. नाइट के टाइम में भले इसको डार्क रिएक्शन बोला जाता है, लेकिन नाइट के टाइम में क्या है, ये सब एक्टिव होते हैं. द डार्क रिएक्शंस बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल. ठीक है, though the light reactions are also temperature sensitive, they are affected to a much lesser extent. The C4 plants respond to higher temperatures. अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें, किसकी बात करें? टेम्परेचर की बात करें, और यहाँ पे हम C3 प्लांट लिख रहे हैं और यहाँ पे हम C4 प्लांट लिख रहे हैं. ठीक है, तो टेम्परेचर ज्यादा किसको चाहिए? C4 प्लांट को चाहिए. किसको चाहिए? तो वही एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा, आपने उस टाइम भी पढ़ा है जब आपको ये C4 प्लांट पढ़ा रहा था. शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ज्यादा टेम्परेचर किसको चाहिए? C4 को चाहिए. तो मोर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? C4 करेगा. कौन करेगा? कॉमन सेंस लगाइए ना, आसान हो जाएगा. मोर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? C4 करेगा. कैसे कनेक्शन जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ? ठीक है. The temperature optimum for photosynthesis of different plants also depends on the habitat that they are adapted to. Tropical plants have a higher temperature optimum than the plants adapted to temperate climates. ये तो आपको पता ही है बचपन से. वाटर पे आते हैं. वाटर क्या करता है? अगर आप सारा ड्रामा किसका था? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का. याद आया? इवन कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ से लेके आ रहा है, क्या? इलेक्ट्रॉन्स. तो आप क्या बोलते थे वहां पे? पानी के टूटने से, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से. बेचारा बहुत समझा चुका है, तो अब ये क्या कर रहा है? इसको 3-4 लाइन में खत्म कर रहा है. और कितना बताएगा ये? पहले ही आपको बहुत ज्यादा बता चुका है. इससे आप मच बेटर लिख सकते हैं. इवन दो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द लाइट रिएक्शन. रिएक्टेंट का क्या मतलब है? जो भाग लेता है किसी घटना में, किसी फिनोमेना में, जो खुद पार्टिसिपेट करता है, उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं. ठीक है. In the light reaction, the effect of water as a factor is more through its effect on plant rather than directly on photosynthesis. Water stress causes the stomata to close, hence reducing the carbon dioxide availability. पानी कम दीजिएगा, स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा. स्टोमाटा क्लोज होगा तो बेचारा कम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर पाएगा. कम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा तो इस बेचारे का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा. ठीक है. Water stress also makes leaves wilt, thus reducing the surface area of the leaves and their metabolic activity as well. तो ये सारा क्या होता है? उस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है. फाइनली, इतने फास्ट राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड के बाद ये चैप्टर ओवर हुआ. अब मैं क्वेश्चंस लिखने जा रही हूँ. चलिए क्वेश्चंस लिखिए. First question is, who proposed law of limiting factor? आंसर क्या होगा? Blackman. ठीक है, वेरी गुड. सेकेंड क्वेश्चन. अब आपको, पहले मैं नहीं बोल रही थी, अब मैं आपको बोल रही हूँ. अब जो भी सैंपल पेपर आपके पास अवेलेबल है, कोई मतलब नहीं है कौन सी पब्लिकेशन की, जो भी आपके पास अवेलेबल है, अब जाके आपसे ईच एंड एवरी क्वेश्चन इस चैप्टर का सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. अब आप कीजिएगा. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड
by the term hydroponics। पता है आपको, मैंने लिख रखा है एक पेज पे, ये रहा हाइड्रोपोनिक्स। इन विट्रो कंडीशन के अंदर आप प्लांट को ग्रो कर रहे हैं और उनको वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो उसको चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। represent a graph to show relationship between intensity of light and rate of photosynthesis। ये बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, बहुत जरूरी है, अक्सर इसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, mention the names of some important phytohormones। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन, सैप्सिसिक एसिड, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट फाइटोहॉर्मोन्स हैं। हो गया? नेक्स्ट लिखिए, ये मैं अभी सिखा रही हूँ आपको लिखना फिर से। डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स। ये मैं आपको लिखना अभी खुद ही सिखाऊंगी। 6 क्वेश्चन लिखिए। राइट नोट ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। सब लिखना है आपको। नेक्स्ट लिखिए, हाउ द नंबर ऑफ chloroplasts affect the rate of CO2 fixation। एक लाइन लिखना है इसमें। The number of chloroplasts is directly proportional to the rate of carbon dioxide fixation या the rate of photosynthesis। एक ही बात, photosynthesis। 8th क्वेश्चन लिखिए।
कि नहीं ये भी क्यों हैंग कर जाता है? अच्छा हो गया। चलिए ऑडियो का कोई खास काम नहीं है इसमें, इसे मैं देख लेती हूँ पर। डिफरेंशिएट ठीक है, आपको करना क्या है, CO2 कंसंट्रेशन दोनों का मेंशन करना है, किसको कितना चाहिए। आखिरी 10th क्वेश्चन लिखिए। Which plants possess runs anatomy? पता है आपको क्लास का क्वेश्चन? मैं आपको सिखा देती हूँ कि कैसे आपको C3 और नहीं सॉरी कैसे आपको शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स के बीच में डिफरेंस लिखना है। पहले आप इसको लिख लीजिए, ये हो गया होगा तो मुझे उधर से रिप्लाई कीजिए, फिर मैं आगे आपको 5 मिनट में बता देती हूँ। हो गया मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं।